अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 वेव्स, ये लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज के टॉपिक को कवर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें और लेक्चर का आगाज़ करते हैं डेफिनेशन की एडिंग से और रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। बच्चे रिफ्लेक्शन क्या है? तो वेव्स जब किसी मीडियम को, जब किसी बाउंड्री को, जब किसी सरफेस को हिट करेंगे तो वहाँ से वापस मुड़ेंगे। उनका वापस मुड़ना बच्चों रिफ्लेक्शन कहलाता है। बाउंस बैक करना वेव्स का, जब वो किसी सर्टन मीडियम की बाउंड्री को हिट करके बाउंस बैक करती हैं तो दैट इज द रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ सर्टन मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो सकता है। तो आसान से डेफिनेशन आपको पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट है एडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पे हम दोनों तरह की वेव्स की रिफ्लेक्शन देखेंगे, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लाइट वेव्स का जिक्र करेंगे और मैकेनिकल वेव्स में हम स्ट्रिंग वेव्स का जिक्र करेंगे जो स्ट्रिंग में हम प्रोड्यूस करवाएंगे। बच्चों, अगर आप बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं मैकेनिकल वेव्स का बाउंड्री के ऊपर, जब वो बाउंड्री से हिट करके बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होंगी तो उसके लिए आपको जो पल्सेस हैं, वेव्स हैं, वो सेंड करना पड़ेंगी। उसके लिए आप या तो नैरो स्प्रिंग यूज़ कर सकते हो या फिर स्ट्रिंग धागा यूज़ कर सकते हो। इस केस में हम धागा लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। अब बच्चे, जब वेव्स जाके किसी सरफेस को हिट करती हैं तो सरफेस दो तरह की हो सकती है, या वो डेंसर होगी या फिर वो रेयर होगी। तो जब भी रिफ्लेक्शन हो, किसी भी वेव की रिफ्लेक्शन हो, तो उसमें दोनों चीज़ें देखते हैं कि रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रही है या रेयर मीडियम से हो रही है। तो यहाँ पे भी हम दोनों मीडियम्स का जिक्र करेंगे। तो पहला हिस्सा है जी व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डेंसर। इस सूरत में आप स्ट्रिंग का एक एंड वॉल के साथ फिक्स कर दें, इस तरह के ये मूव ना कर सके। तो ये एंड और वॉल बच्चे एक्ट करेंगे एज अ डेंस मीडियम या डेंसर मीडियम। ये वॉल और वो उसके साथ फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्ट करेंगे एज अ डेंस मीडियम। पहली हमारी हेडिंग क्या है बच्चे? आपने वेव्स की रिफ्लेक्शन स्टडी करनी है तो वेव्स प्रोड्यूस तो करवाए ना। तो प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर वेव्स पहली वेव हेडिंग होगी। तो पहले आपको मैं डायग्राम में लेके जाता हूँ, फिर हेडिंग को देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये बच्चे वॉल है और इस वॉल के साथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स कर दिया गया, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो फ्री है। तो आप वहाँ पे उसको अपने हाथ में पकड़ोगे लेफ्ट या राइट में, और अप डाउन जब उसको मूव करोगे तो वेव पल्स जनरेट होगी जो ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स वॉल, फ्रॉम हैंड्स टू वॉल। ये हो गया बच्चे। इसके बाद देखें, प्रोडक्शन ऑफ वेव में यही लिखा है कि जो स्ट्रिंग का एंड फिक्स है वॉल के साथ, वो तो फिक्स है, दूसरे एंड को आप राइट हैंड में या लेफ्ट किसी भी हैंड में पकड़ोगे, दोनों में पकड़ सकते हो। उसको जब आप मूव करोगे अप डाउन तो उसके नतीजे में ट्रांसवर्ड अपवर्ड पल्स जो प्रोड्यूस होगी और वो आपके हाथ से ट्रेवल करती हुई वॉल की तरफ जाएगी। यहाँ पे चूंकि अपवर्ड पल्स जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो अपवर्ड पल्स प्रोड्यूस करने के लिए अब आप इसको अपवर्ड मूव करेंगे, ऊपर की तरफ इसको खींचोगे तो अपवर्ड पुलिंग फोर्स लगेगी। तो अपवर्ड पुलिंग फोर्स के नतीजे में अपवर्ड वेव जनरेट होगी जो आपके हाथ से किधर मूव करती हो जाएगी बच्चे? वॉल की तरफ मूव करती हो जाएगी। फिर क्या होगा यहीं पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, पहले उसकी ये पोजीशन थी, अब ये पोजीशन है। अपवर्ड वेव जो जा रही है, क्रस्ट जो उसका जा रहा है बच्चे, जहाँ ये इसका एंड फिक्स है ना, इस फिक्स एंड को हम जीरो लाइन कहते हैं, इसको हम जीरो लाइन कहते हैं। और गौर करो तो इस वक्त इस जीरो लाइन से डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो जीरो लाइन से ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट को हम क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट आ रहा है और यहाँ पे ये बिल्कुल वॉल को हिट करने के करीब है और इस पोजीशन पे उसने हिट कर दिए। जब उसने वॉल को हिट किया तो यहाँ दो काम हुए और दोनों कामों के अंदर कंसेप्ट छुपा हुआ है। पहला काम ये हुआ कि ये कुलियन हुई है, वेव ने वॉल को हिट किया, कुलियन हुई। कुलियन में एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी का एक पार्ट, वेव एनर्जी का एक पार्ट वॉल को ट्रांसफर हो गया और रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। ये एक काम है। दूसरा काम ये होगा बच्चे कि अगर गौर करें तो यहाँ जब ये स्ट्रिंग हिट करने के करीब है वॉल को, तो ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट आ रही है स्ट्रिंग की
और ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग की एक्शन एग्जर्ट करती है वॉल के ऊपर। उस एक्शन में एनर्जी का पार्ट तो ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन वो एक्शन क्या है कि ये जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग की, ये वॉल को भी अपवर्ड खींचना चाहती है। लेकिन वॉल चूंकि डेंसर मीडियम है, वो इसके साथ अपवर्ड मूव नहीं करेगा, बल्कि नतीजा ये निकलेगा कि वॉल अब उसके ऊपर रिएक्शन लगाए। एक्शन का रिएक्शन आना है। अगर स्ट्रिंग क्रस्ट वॉल को अपवर्ड खींचना चाहते हैं तो वॉल रिएक्शन में कौन सी फोर्स लगाएगा? वॉल जो है स्ट्रिंग के ऊपर रिएक्शन में डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी। तो नतीजा ये निकलेगा कि जो क्रस्ट आया था, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट आई थी, उसको वॉल ने जब रिएक्शन उसके ऊपर लगाया, डाउनवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगाई, तो वो जो स्ट्रिंग है वो अपवर्ड जाने के बजाय अब वो नीचे आ चुका। नीचे क्यों आया? कि वॉल ने उसके ऊपर रिएक्शन लगाया, डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स लगाई, तो उसका मोमेंटम नीचे आ गया और वो मोमेंटम उसको स्ट्रिंग को ज़ीरो लाइन से नीचे लेके आया। ये ज़ीरो लाइन है। तो मोमेंटम चूँकि वॉल ने डाउनवर्ड फोर्स लगाई ना, तो स्ट्रिंग नीचे की तरफ आया। तो उस चूँकि स्ट्रिंग मूव कर रहा है, उसमें वेव है, तो उसका मोमेंटम नीचे की तरफ आ रहा है और इतना आ रहा है कि वो ज़ीरो लाइन से नीचे आ गया। तो जो क्रस्ट था पहले, जब वो वापस जा रहा है, वो तो ट्रफ है। इसी को हम फेज चेंज कहते हैं। क्रस्ट आया, वापस जा रहा है, ट्रफ, फेज चेंज। डिग्रीज में बात करें तो 180 डिग्री का फेज चेंज है। पाई में बात करें तो 1 पाई का चेंज है। लैम्डा में बात करें तो लैम्डा बाई 2 का चेंज है, हाफ लैम्डा का ये फेज चेंज। नोट्स में आते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर वेव के बाद फिर बच्चे रिफ्लेक्शन, वही बातें जो आपको बता चुका, डायग्राम में समझा चुका। तो क्रस्ट स्ट्राइक करेगा वॉल को, तो उसका एक पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा और रिमेनिंग जो है रिफ्लेक्ट होगा। अब दूसरा काम क्या हो रहा है? डाउनवर्ड पुल लग रहा है। तो जब क्रस्ट आया है वॉल के पास, वॉल को ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन वॉल डज नॉट मूव अप विद द क्रस्ट। क्रस्ट के साथ वॉल ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है बच्चे? तो नतीजा क्या निकलेगा कि स्ट्रिंग के ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स लगेगी। रिएक्शन की फोर्स लगेगी स्ट्रिंग के ऊपर और स्ट्रिंग जो है वो डाउनवर्ड पुल किया जाएगा। वॉल उस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल करेगी और इसका क्या नतीजा निकलेगा? फेज चेंज। जो डाउनवर्ड पुल है वो स्ट्रिंग को एक्सलेट करता हुआ नीचे की तरफ लाएगा, इस हद तक कि उसका मोमेंटम, स्ट्रिंग का मोमेंटम उसको कैरी करेगा बिलो द ज़ीरो लाइन। यानी स्ट्रिंग के ऊपर डाउनवर्ड पुल किसने लगाया? वॉल ने। नतीजा क्या निकला? स्ट्रिंग का मोमेंटम नीचे की तरफ आया, डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन हुई और वो ज़ीरो लाइन से उसका भी मोमेंटम नीचे आया और उसने अपने साथ स्ट्रिंग को भी नीचे कैरी करता हुआ ज़ीरो लाइन से नीचे लेके आया। और फिर इसका रिज़ल्ट क्या है? इसका रिज़ल्ट ये है कि जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पल्स आई थी रिफ्लेक्शन के बाद, वो जा रही है एज अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम फेज चेंज कहते हैं। तो क्रस्ट ट्रफ में बदला 180 डिग्री का चेंज, पाई रेडियंस का चेंज, और अगर इसको वेवलेंथ में बात करो तो हाफ वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 का चेंज। इंसिडेंट पल्स में और रिफ्लेक्टेड पल्स में, इंसिडेंट वेव में और रिफ्लेक्टेड वेव में, ये वही डायग्राम है जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रेयर। अब कैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रेयर बनाएंगे? तो जो स्ट्रिंग का एक एंड हम फिक्स कर रहे हैं, वो वॉल के साथ फिक्स करने की बजाय हम वो एक रिंग के साथ फिक्स करते हैं। रिंग किस तरह का? जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सके। तो ये रिंग एक्ट करेगा बच्चे एज अ रेयर एंड। डायग्राम में आपको ले जाकर दिखा दूं तो पहले वाले डायग्राम, इसके नीचे ये डायग्राम, यहाँ पे देखें, ये बच्चे स्पोर्ट है, इसमें ये रिंग मौजूद है जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर सकता है और स्प्रिंग का एक एंड इसके साथ फिक्स कर दिया गया। मैं डायग्राम में सारी कहानी आपको समझा दूं, फिर नोट्स में इसको देख लेते। हमने अपने हाथ से इसमें वेव जनरेट की, अपवर्ड वेव जनरेट की, क्रस्ट जनरेट किया जो ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, या बिल्कुल हिट करने के करीब है, या उसने हिट कर दिया रिंग को। अब चूंकि क्रस्ट ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर थी, तो उस डिस्प्लेसमेंट ने, पहले देखो रिंग कहाँ है? रिंग पहले ज़ीरो लाइन के ऊपर मौजूद है, लेकिन क्रस्ट जो है उसको ज़ीरो लाइन से ऊपर लेके चला गया। पहले तो वॉल थी, दीवार थी, तो क्रस्ट दीवार को ऊपर तो नहीं खींच सका,
लेकिन रिंग चूंकि मूवेबल है तो उसने रिंग को ऊपर की तरफ खींच लिया। अब रिंग आएगा बच्चे डाउनवर्ड, रिंग डाउनवर्ड मूव करेगा। तो रिंग जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसके डाउनवर्ड मूव करने में जैसे हमने अपने हाथ से यहाँ पे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोड्यूस की थी, अब रिंग वही काम करेगा। रिंग जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा बच्चे, जीरो लाइन की तरफ आएगा, तो रिंग अब एक अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड पल्स क्रिएट करेगा। रिंग अपवर्ड पल्स क्रिएट करेगा। अपवर्ड पल्स क्रिएट करने का मतलब है क्रस्ट यहाँ पे जनरेट होगा और रिफ्लेक्शन में वो क्रस्ट जो है वो वापस जाएगा जो यहाँ पे रिंग ने जनरेट किया, और वो क्रस्ट आपको वापस जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को देखें, रिफ्लेक्टेड पल्स को देखें और इंसिडेंट पल्स को देखें, तो इंसिडेंट पल्स क्रस्ट के साथ आ रही है, रिफ्लेक्टेड क्रस्ट के साथ जा रही है। तो क्रस्ट आया, क्रस्ट गया, कोई फेज चेंज नहीं आया। तो हेडिंग्स में यही कुछ लिखा हुआ है बच्चे। पहली हेडिंग मूवमेंट ऑफ रिंग, तो जब वेव पल्स अराइव हुई एट द एंड, रिंग अपवर्ड मूव किया, और फिर जैसे ही रिंग डाउनवर्ड मूव करेगा तो रिंग जो है अपवर्ड पल्स प्रोड्यूस करेगा रिफ्लेक्शन वाली। फेज चेंज दूसरी हेडिंग रहेगी। देयर इज नो फेज चेंज इन दिस केस, क्यों? क्योंकि रिंग जो है उसने अपवर्ड मूव किया है इनकमिंग क्रस्ट के साथ। जो क्रस्ट आया रिंग उसके साथ ऊपर की तरफ मूव कर गया। पहले वॉल थी जो ऊपर मूव नहीं कर सकी तो फेज चेंज आया, लेकिन अब रिंग है जो क्रस्ट के साथ अपवर्ड में मूव कर गया, इसकी वजह से कोई फेज चेंज नहीं हुआ। और दूसरा ये भी कि किसी तरह की कोई डाउनवर्ड पुल फोर्स लगी नहीं है। जैसे वॉल ने पहले डाउनवर्ड पुल लगाया और फेज चेंज आया, अब रिंग जो है इस तरह का कोई डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स लगा नहीं रहा, लिहाजा किसी तरह का कोई फेज चेंज नहीं आया। ये वही डायग्राम है बच्चे। मीन पोजीशन पे जीरो लाइन के ऊपर है, फिर क्रस्ट के साथ जीरो लाइन से ऊपर चला गया, अब ये नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो ये यहाँ पे अपवर्ड पुलिंग, अपवर्ड पल्स क्रिएट करेगा, अपवर्ड वेव प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ क्रस्ट प्रोड्यूस करेगा जब ये नीचे आएगा, और वो क्रस्ट जो है वो वापस डायरेक्शन में जाएगा, यानी वो रिफ्लेक्टिंग वेव है जो वापस जाएगी बच्चे। नेक्स्ट है जी हेडिंग कंक्लूजन की। इस सारी बहस का नतीजा हम क्या निकाल सकते हैं? तो जब ट्रांसफर वेव बच्चे जो स्ट्रिंग के ऊपर मैंने प्रोड्यूस करवाई उसने रिफ्लेक्ट किया एक डेंसर मीडियम को, देयर इज फेज चेंज ऑफ 180 और पाई रेडियन का। लेकिन जब उस ट्रांसफर वेव ने एक जो स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस हुई उसने एक रेयर मीडियम को जाके हिट किया, वहाँ से जब रिफ्लेक्शन हुई तो इट सफर्स नो फेज चेंज, नो फेज चेंज फ्रॉम द रेयर मीडियम, लेकिन डेंसर मीडियम से 180 का फेज चेंज। ये थी बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जिस तरह मैकेनिकल वेव्स पहले डेंसर मीडियम फिर रेयर मीडियम, उसी तरह आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी बात कर सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स में फेज चेंज कब आया? जब वेव ने हिट किया डेंसर मीडियम को और वहाँ से रिफ्लेक्शन हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट है उसमें भी ऐसा ही होगा। तो फेज चेंज होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट ये रिफ्लेक्ट होगी डेंसर मीडियम की बाउंड्री से, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जैसे कि लाइट है और बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टेक्निक्स डेवलप की गई हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिफ्लेक्शन को यूज़ किया गया, और उसकी मदद से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को यूज़ करते हुए बच्चे। और जिनकी स्पीड भी आपको नॉन स्पीड है, उन वेव्स की रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हुए इस्तेमाल करते हुए आप ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन पोजीशन मालूम कर सकते हैं। जैसे कि रडार सिस्टम में रडार वेव्स जो हैं वो भेजी जाती हैं, वो हिट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, उस रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट किया जाता है। वो डिटेक्शन और जो फेज चेंज आया वो कंप्यूटर को फीड होता है, स्पीड पता है, फेज चेंज पता है। इस सारे डाटा को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर हमें बता देता है कि जो एरोप्लेन है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो रडार की तरफ आ रहा है या रडार से दूर जा रहा है। थर्ड नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह बाकी वेव्स रिफ्लेक्शन के लॉज को, रूल्स को ओबे करते हैं, साउंड वेव्स भी उसी तरह रिफ्लेक्शन के लॉज को
ओबे करती हैं, इनकी भी रिफ्लेक्शन का पैटर्न वही है जो बाकी वेव्स का है। तो पहला सेंटेंस भी हमारा इनिशियल यही है कि साउंड वेव्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं, जिस तरह कोई भी बाकी जो वेव की टाइप है वो ओबे करती है। दो लॉज का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो साउंड वेव्स भी में ये हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर रिफ्लेक्टेड जो साउंड वेव है, इंसिडेंट साउंड वेव है, और जो नॉर्मल वहाँ पे ड्रा करेंगे, ये सारे सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं बच्चे। तो ये एक और लॉ है, ये भी साउंड वेव्स ओबे करती हैं रिफ्लेक्शन का। और फिर जो रिफ्लेक्शन है साउंड वेव्स की बच्चे, ये अगर आपने बेहतर तौर पे ऑब्जर्व करनी है तो सरफेस कैसी होनी चाहिए? सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑल पार्ट्स ऑफ साउंड वेव्स को इक्वली ट्रीट करे, सिमिलरली ट्रीट करे। यानी अगर सरफेस जो है वो फ्लैट है तो फिर आप बेहतर तौर पे साउंड वेव्स की जो रिफ्लेक्शन है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आगे सरफेस जो है वो रफ भी हो सकती है, सरफेस जो है वो पॉलिश्ड भी हो सकती है, दोनों से होगी। अगर वो फ्लैट है और फिर वो पॉलिश्ड है, अगर वो फ्लैट है, स्मूथ है, पॉलिश्ड है, फिर बच्चे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। रफ से भी होती है लेकिन फ्लैट है और फिर स्मूथ है, तो फिर तो बेहतरीन रिफ्लेक्शन होगी साउंड वेव्स की। आगे हम बात करते हैं जी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का। तो 4 एप्लीकेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली है जी डिटेक्शन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। वाटर के नीचे डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे डॉल्फिन वगैरह या बाकी कोई फिश का क्राउड है, वो आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। सब मैरीन है, वो डिटेक्ट करना चाहें तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो साउंड वेव्स हैं ऑफ नॉन फ्रिक्वेंसी कितना ग्रेटर दैन 200 किलो हर्ट्ज, ग्रेटर दैन 200 किलो हर्ट्ज, ये चीज़ बच्चे आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। इन साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है टू डिटरमिन द क्राउड ऑफ फिशेस अंडर वाटर। फिशेस इकट्ठी एक जगह पे, उनको डिटेक्ट करना है तो डिटेक्ट कर सकते हैं इन द डेप्थ ऑफ ओशन। इस तरह सब मैरीन्स हैं, उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं अंडर वाटर, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, यानी साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करते हुए। फिर है जी बच्चे डेप्थ ऑफ सी, ओशन, लेक, सी या कोई और वाटर बॉडी है, उसकी डेप्थ को डिटरमिन करना है, कैलकुलेट करना है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप साउंड पल्स जो है वो सेंड करते हैं वाटर में नीचे की तरफ। कहाँ से भाई? शिप के नीचे अरेंजमेंट होती है, शिप के नीचे से साउंड पल्स को वाटर में जो भेजा जाता है, और वो साउंड पल्स जो है वो ट्रैवल करती हुई वाटर में से अल्टीमेटली जो सी का बॉटम है उसको हिट करेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो शिप के नीचे ये रिसीवर लगा है, वो रिसीवर उसको डिटेक्ट करेगा और देख लेगा कि भाई स्पीड जो भेजी थी, जिस स्पीड के साथ भेजा था वो ये है, और जाने में और आने में इतना टाइम लगा है, और टाइम इंटरवल को भी नोट कर लिया जाएगा। सारा डाटा कंप्यूटर को फीड होगा और कंप्यूटर जो है वो बता देगा कि भाई सी की डेप्थ कितनी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इको है बच्चों, तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स हैं, पहले इसको डिफाइन करेंगे। इको क्या चीज़ है? ओरिजिनल साउंड बच्चे रिफ्लेक्ट हुआ कब? जब हमने सोर्स से, या हम खुद बोले, हम खुद सोर्स बने, साउंड भेजा, वो हमारा ओरिजिनल साउंड है, इसको डायरेक्टेड साउंड भी कहते हैं। ये ओरिजिनल साउंड डायरेक्टेड साउंड गया, किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को हिट किया, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे कानों में आया। तो अगर इसके वापस जाने और आने में डिले कितना हो 0.1 सेकंड का, तो फिर हम रिफ्लेक्टेड साउंड को सुन सकते हैं, और इसको हम कहते हैं बच्चे इको, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड किससे? किसी सरफेस से, कितने गैप के बाद? 0.1 सेकंड के बाद। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम इको कहते हैं, और हम इसको आसानी से सुन सकते हैं, अपने रिफ्लेक्टेड साउंड को, इको को। इसके लिए इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इफेक्टिव डिस्टेंस का मतलब ये है बच्चे कि जो बाउंड्री है जहाँ से रिफ्लेक्शन होनी है, उसमें और आप में कितना फासला होना चाहिए, इसको कहते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। आप साउंड भेज रहे हैं ना, जाके किसी बाउंड्री को हिट करेगा, सरफेस को हिट करेगा, ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में और आप में जो आप सुन रहे हैं, आप में कितना गैप होना चाहिए कि आप इको को सुन सकें? तो वो जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो तकरीबन बच्चे 17 मीटर आता है।
तो जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हम बात करें, जो एवरेज टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसके ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकंड। आप में से कुछ बच्चे एतराज़ करेंगे, वो कहेंगे 332 होता है, तो 332 बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 332 मीटर पर सेकंड है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। तो एवरेज टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर हम 25 लेते हैं, वहाँ पर जो एवरेज स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड के ऊपर अगर इफेक्टिव डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द डिले टाइम, यहाँ पे कितने टाइम के बाद उसे वापस आना चाहिए, वो इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसको जाने में लगा फिर आने में लगा, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 340 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 34, 34 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा बच्चे 17 मीटर। इट इज़ द इफेक्टिव डिस्टेंस। ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। सोर्स में और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अगर 17 मीटर का डिस्टेंस जो है वो मौजूद है तो फिर आप इको सुन सकेंगे इफेक्टिवली, बेहतर तौर। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों रिडक्शन इन इको है। हम कहाँ कहाँ चाहते हैं कि इको प्रोड्यूस ना हो, इको रिड्यूस्ड रहे। तो जो पब्लिक हॉल्स हैं, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, वहाँ पे हम चाहते हैं कि चूँकि लोगों ने आके गुफ्तगू करनी है, बात करनी है, तो इको नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर इको प्रोड्यूस होगी तो वो अनोइंग होगा, कानों को वो अच्छा नहीं लगेगा, हमारी समात के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो पब्लिक हॉल्स में, ऑडिटोरियम वगैरह में इको को रिड्यूस करना है। उसके लिए क्या किया जाता है कि प्रॉपर डायमेंशंस जो हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं। यानी पब्लिक हॉल, ऑडिटोरियम वगैरह जब बनाते हैं तो उस वक्त उसका डिज़ाइन, उसकी डायमेंशंस ऐसी रखी जाती हैं कि वो इफ़ेक्टिव डिस्टेंस जो है वो ना मिले और इको जो है वो ना प्रोड्यूस हो। इसके अलावा कंटिन्यूस फ्लैट स्मूथ वॉल्स जो हैं उनको भी अवॉइड किया जा सकता है कि लगातार फ्लैट स्मूथ वॉल्स ना हो, क्योंकि फ्लैट स्मूथ वॉल से रिफ्लेक्शन बेहतर होती है। तो फ्लैट और स्मूथ कंटिन्यूस वॉल्स को अवॉइड करने से भी रिडक्शन जो इको है रिड्यूस की जा सकती है। प्रॉपर डायमेंशंस जो हैं वो भी सिलेक्ट करने से इको रिड्यूस की जा सकती है। दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लें, दोनों कंडीशंस, दोनों फीचर्स अप्लाई करें तो इको जो है वो बिल्कुल रिड्यूस की जा सकती है। नंबर 4 के ऊपर जो बच्चों एप्लीकेशन है वो रेवर्बरेशन है। रेवर्बरेशन जो है ये क्या है, ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एक एप्लीकेशन है। डिफाइन करें तो जब बच्चे इको जो है वो इतनी क्लोज हो कि डायरेक्ट साउंड में और यानी जाने वाला साउंड और आने वाला साउंड, जाने वाला साउंड जो सोर्स से निकल रहा है, आने वाला साउंड जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, जो इको आ रही है, तो ओरिजिनल साउंड में, डायरेक्ट साउंड में और रिफ्लेक्टेड साउंड में अगर जो टाइम गैप है वो बहुत थोड़ा हो तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि हम उनके दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, फ़र्क नहीं कर सकते। तो अगर इको रिफ्लेक्टेड साउंड डायरेक्ट साउंड के इतना करीब है, इतना क्लोज है, टाइम इंटरवल बहुत कम है, हम उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो इस इफेक्ट को हम रेवर्बरेशन कहते हैं। इसके लिए इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है? इफेक्टिव डिस्टेंस लेस देन 17 मीटर है, क्योंकि मिनिमम जो डिस्टेंस आपको इको के लिए चाहिए वो 17 मीटर है। अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस है तो फिर जाने वाला साउंड, डायरेक्ट साउंड, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में गैप, टाइम इंटरवल बहुत कम होगा। इतना कम होगा कि आप दोनों साउंड्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और उसको रेवर्बरेशन कहते हैं हम। नीचे इसका इफेक्ट लिखा है और मैंने बता दिया कि रेवर्बरेशन काजेस जनरल कन्फ्यूजन ऑफ द साउंड इम्प्रेशन ऑन द एयर, क्योंकि आप जाने और आने वाले साउंड में फ़र्क नहीं कर पा रहे कि जाने में क्या कहा जा रहा है, आने में क्या कहा जा रहा है, दोनों में फ़र्क नहीं हो पाता, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ये था बच्चों रेवर्बरेशन। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स और जो फेज चेंज है आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।